अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। रेडियो दक्षा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ अर्ज़ हाल मुस्तरद बाय माह आरा का 8वां एपिसोड लेकर। तो चलो चलते हैं नावल की जानिब। रहबर अपनी गाड़ी सर्विसिंग के लिए दे आया था। अनका की गाड़ी में वो कुछ देर बाद रहबर के वालिदैन के घर में मौजूद थे। एफ सेक्टर के सबसे पोश इलाके में वो कोई महलनुमा बंगला था। ये तुम्हारा घर है, ये महल? या अल्लाह, तुम ये सब जेब में दबाए बड़े बड़े आउटलेट्स पर मिडिल क्लास शक्ल बनाकर महंगाई का रोना रोते कैसे बेवकूफ बनाते हो। अनका को जो हैरत के झटके इस इलाके में दाखिल होते लगे थे, वो उस घर में दाखिल हो जाने तक लगते ही रहे थे। कैसा घुन्ना आदमी था ये। आज उसके लिए लफ्ज गहरा नहीं इस्तेमाल किया, वो घुन्ना ही था। हाँ, तो जहाँ मखलूक एक वक्ती रोटी के लिए तरस रही हो, वहाँ ये एनेस्टली महंगे ब्रांड्स ट्रेंड्स के नाम पर लोगों को असराफ पर मजबूर करेंगे। तो खैर छोड़ो, तुम बताओ मैंने कैसे बेवकूफ बनाया। बड़े से लाउंज एरिया के एक सतून से कंधा टिकाए, पैंट की जेब में हाथ डाले वो अनका को यहाँ से वहाँ घूमते देख रहा था। मुझे और किसे? उसकी आवाज़ किचन से आई थी। तुमने अगर कभी पूछा होता कि मेरी शहर में कोई प्रॉपर्टी है तो मैं बता देता तुम्हें। सादा सी बात थी। उस औरत को उसे लेकर कभी कोई तजस्सुस रहा ही नहीं था कि वो सवाल करती। खैर, मेरे वालिद माशी तौर पर एक अमीर आदमी थे और मेरी काबिलियत पर कुछ ऐसे बेयकीन भी कि मेरे भूखा मरने के डर से वो काफ़ी कुछ छोड़ गए हैं मेरे नाम। गैर संजीदा सा वो कह रहा था, मैं तुम्हें एक हफ्ते तक एक बेसिक प्लान तैयार करके भेजती हूँ, फिर डिस्कस करेंगे। जगह हो भी जाए तो बेहतर है कि हम इसे सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल पर ही डिज़ाइन करेंगे, जिससे कम अज़ कम फाइनेंस के लिए किसी का मोहताज ना होना पड़े। अनका चंद मिनटों की हैरत से निकल कर आई थी। अब मैंने भी यही सोचा है। अम्मा की काफ़ी ज्वेलरी बैंक में पड़ी है, इतनी रकम तो इससे आ जाएगी कि हर माह कुछ माकूल रकम भी आ जाया करेगी। अगर बैंक में रखें भी तो या फिर हम किसी सेफ जगह इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। वो दोनों एक नहज पर सोच रहे थे। ये प्रोजेक्ट के लिए खुश आइंदा था। अपनी मदर की ज्वेलरी बेच दोगे तुम? उसे अब अफसोस हुआ। पहले घर, अब ज्वेलरी। मैं तो पहनने से रहा, अब हाँ, जीने के लिए कुछ रखने का सोच रहा हूँ, जैसे कोई बहुत बड़ी बात हो ही ना। शादी नहीं करोगे क्या कभी? उसे मेहरबानो याद आई। ये सारा जेवर बाबा ने अम्मा को दिलवाया था। उनके जितना अमीर ना सही, पर इतना तो कमा ही लेता हूँ कि शादी की सूरत जेवर अफोर्ड कर सकूं। वो अब बाहर निकल आए थे। और तुम फिक्र मत करो, वो जेवर की शौकीन है भी नहीं। बराबर चलते कुछ उसकी तरफ झुककर राजदाराना सही तसल्ली आमेज सरगोशी की। उसे चंद लम्हे लगे समझने में कि ये वो खुद है, रहबर उस्मान। पीछे पूल भी है, छत पर हम टेनिस कोर्ट भी बना सकते हैं। वो बात अक्सर बदल गया था, जैसे 2 लम्हे पहले उसने कुछ कहा ही ना हो। अनका ने कुछ सब्र का मुजाहरा करते घोट घोट उस पर आया। तेज पिया, काम समेट जाए, फिर वो उसे अच्छे से देखेगी। मेहरबानो अच्छी लड़की है, ड्राइव करते उसने कह दिया जो वो उसे कहने का पिछले चंद दिनों से सोच रही थी। उनका मसला एक तरफ, पर वो उसके लिए अच्छा ही सोचती थी। तुम अफाक से मिली थी? वो चौंका था। ये सादा तारीफ नहीं, पेचीदा मौजू की तमहीद थी। उस दिन अफाक की मबहूम-सी मैसेज पर होने वाली गुफ्तगू याद आई। जिस नौयत का जिक्र वो मेहरबानों का कर रही थी, उससे सिर्फ अफाक वाकिफ था। हाँ, नजरें रोड पर ही जमी थी। रहबर का चौंकना नोट किया था उसने, जैसे उसके मुंह से बहुत ही कुछ गैर मुतवक्का निकल गया हो। तो क्या वाकई वो खुफिया रखना चाहता था? हाँ, अच्छी लड़की है वो। अफाक साहब की तफसीली दुर्गत बनाने का मंसूबा बनाने का सोचते उसने अनका की तायद की। जो भी था, मेहरबानों की अच्छाई पर तो कोई दो राय नहीं थी। तुम्हारे लिए अच्छी है। तमहीद से सीधा वो अब मौजू पर आई थी। वो लड़की अहल थी कि किसी भी मकान को घर बना दे, और रहबर के साथ वो बहुत अच्छी लगती। इस जैसी मिसफिट नहीं। वो खुद खंडर थी, उसने खंडर ही रहना था, खंडर ही बसाने थे, ये उसे लगता था। मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, पर वो मसला ये है कि मैं इतना अच्छा नहीं हूँ। मुझे मेरे जैसी कम अच्छी लड़की पर इत्तफाक कर लेने दो। रुक मोड़ कर बराबर में बैठी उस कम अच्छी लड़की के चेहरे को देखते वो कह रहा था। रात की रोशनी में उसका सलोना रंग सुनहरा मालूम होता था और ऊंची खड़ी नाक। गैर महसूस अंदाज में उसकी बात सुनकर बेचा हुआ छोटा सा दाना। रहबर उस्मान के लिए हुस्न का पैमाना अनका शानवाज थी। किसी के बाल अगर सहराई गीली रेत से हैं जो धूप में चमकती हैं तो वो खूबसूरत है। आँखों का रंग दश्त की यकबस्ता शब में मीलों दूर दिखाई देती आग सा है, तो वह उसे सहरज़दा कर देने पर कादिर है। रंग तुलू होते नौ मौलूद आफताब में नहाया हुआ सा है तो उसकी आंखें चुंधिया सकता है। रहबर, अनका की धमकी जैसी आवाज़ पर उसके गर्दन सीधी की। ख्याल का सिलसिला जो न जाने कहाँ जा निकला था, थोड़ा सर झटका। वो कब से यूं देख रहा था उसे जुन की पादाश में ये औरत अपनी गाड़ी से उठाकर
रोड पर पटक सकती थी उसे। अपनी हालात पर रहम आया उसे। तुमने कहा था तुम ऐसा कोई जिक्र नहीं करोगे। वो तंबी कर रही थी। वो क्या बात कर रही थी और रहबर क्या? और फिर उसकी नजरें। कैसा जिक्र? मैं तो अपनी प्रेफरेंस बता रहा था। तुम क्या समझी? उसने की बहुत मासूम अदाकारी की गई, जैसे कह रहा हो आपको कोई खुशफहमी तो नहीं हुई मादाम। एक लम्हे उसने स्टीयरिंग व्हील पर मौजूद अपने हाथों की गिरफ्त सख्त की, जैसे मुट्ठियां भींचना चाहिए हो। और अगले कुछ घड़ियों बाद वो गाड़ी सड़क के किनारे रोक चुकी थी। गाड़ी क्यों रोकती? रहबर ठटका। मादाम, मजाज यकीनन घूम चुका था, इसलिए क्योंकि अब यहाँ से 10 मिनट का रास्ता तुम चलकर तय करोगे अपनी प्रेफरेंस बताने के जुर्म में। एक सी मुस्कुराहट संग कहते बटन दबाकर उसकी तरफ का दरवाजा खोला। पिछले 2 घंटों में उसने 4 दफा ऐसी वैसी बात की थी। अनका की बस हो गई थी। गहरी सांस खारिज करता वो बिना कुछ कहे गाड़ी से उतर गया। अपने अंदाज के 5 मिनट के अंदर दुरुस्त साबित होने पर बमुश्किल मुस्कुराहट दबाई। कोई एहतजाज नहीं किया। मेरी प्रेफरेंस को 10 सेकंड भी नहीं लगे आपने कम अच्छा होने के सबूत देने में। गाड़ी की खिड़की पर दोनों बाजू रखे, अब वो झुककर मुकाबिल के चेहरे पर नजरें मरकूज किए मुस्कुराते लहजे में कह रहा था, अब अगर सजा हो गई थी तो क्या जुर्म की पर्दा पोशी करना। गाड़ी झटके से दोबारा शुरू हुई तो उसने फौरन हाथ खिड़की से हटाए। वो हंसकर सर झटकता पैंट की जेब में हाथ फंसाता फुटपाथ पर पैदल ही चल दिया। उतने से रास्ते के लिए क्या टैक्सी करना। ठीक 10 मिनट बाद अभी इमारत में दाखिल ही हुआ था कि जब फोन थराया। उम्मीद है अगली बार तुम अपनी प्रेफरेंस बताते एहतियात करोगे, अनका का मैसेज था। मुस्कुराहट चेहरे पर खुद ब खुद फैली। लिफ्ट में दाखिल होते जवाब टाइप करते वो जानता था पढ़ते हुए उसका रद्द अमल क्या होगा। बीच रास्ते में छोड़ना भी था और मंजिल तक पहुंचने की फिक्र भी करनी थी, लेकिन इजहार भी नहीं करना था। वकील साहिबा कानून जैसी ही हैं, किसी अदक जबान में तहरीर की गई थी जो हर कोई नहीं पढ़ पाता था, जिसका रहबर उस्मान माहिर था। पार्किंग में गाड़ी खड़ी करते डैशबोर्ड पर रखे फोन की स्क्रीन रोशन हुई तो उसने फौरन उठाया। मैसेज रहबर का ही था, जिसे देखकर वो कुछ पुरसुकून हुई, पर मैसेज खोलकर पढ़ते वो खुद भी गुस्से से खोल गई। मैं पहुंच गया हूँ, पूछने का शुक्रिया, और साथ ही एक गुलाबी दिल। फोन झुंझलाहट में पर्स में ठूसते वो गाड़ी से निकली। ये आदमी उस लायक ही नहीं था कि वो मैसेज करती। फिर खुद पर गुस्सा आया कि 10 मिनट में इतने बड़े इंसान को क्या ही हो जाता। अगर वो पैदल चल भी लिया तो क्या जरूरत थी मैसेज खड़काने की। सीना सुबह 9 बजे के करीब किचन में दाखिल हुई तो महरजाद को मुख्तलिफ डब्बों से नबरदाश्त पाया। कुछ चाहिए? बावर्ची खाने की हालत पर एक नज़र डालते वो आगे बढ़ी। चाय बना रहा था। सर पर हाथ फेरते शर्मिंदगी से मुजरमाना सा एतराफ़ किया गया। आती है? वो मुस्कुराई। ये सवाल यूँ ही था, क्योंकि जिसे ये ना पता हो कि ढक्कन खोलने के बाद वापस लगाए जाते हैं, उससे चाय बनाना आने की तवक्को रखना अब से। अब वो सारे डब्बों के ढक्कन एक एक करके बंद कर रही थी। सुल्तान पता नहीं कहाँ है। खिफत से उसने हाथ में पकड़े डब्बे के बिना अंदर जहाँ के ढक्कन को वापस लगा कर रख दिया। सुल्तान पर गुस्सा आया कि वो होता तो जीना के सामने ये शर्मिंदगी ना उठानी पड़ती। वो सब्जी मंडी जाते हैं हर पीर को इस वक्त। ये पत्ती है। बिना जताए मुस्कुराते हुए जवाब देते हुए डब्बा जो उसने बिना देखे अभी रखा था वापस उसकी तरफ बढ़ाया, जिसे थाम दिया गया। इस बार गुस्सा खुद पर आया। और ये चीनी। एक और डब्बा उसके सामने काउंटर पर रखा। मैं आई। कुछ लम्हे उसे पत्ती चीनी के डब्बे को घुटते हुए देखने के बाद ऑफर की। नहीं, आप कैसे? नफे में सर हिलाते चीनी का डब्बा भी उठा लिया। इट्स फाइन, मैं अपने और बानों के लिए चाय ही बनाने आ रही थी। कैबिनेट से सॉस पैन निकालते जीना ने उसे तकलीफ से बचाया। चाय चाहिए तो थी, सुबह उसके बिना आँख नहीं खुलती थी। मैंने कभी बनाई नहीं, पर मैं सीख लूंगा, आनी चाहिए। वो अब काउंटर से टेक लगाए उसे चूल्हे पर पानी रखता देख रहा था। आना तो सब चाहिए। वो फिर मुस्कुराई आदतन। महजाद ने नजरें फर्श के डिजाइन की पर टिकाई। दिल को बावर करवाया कि ये लड़की हर किसी के साथ ही बात करते यूं ही आदतन मुस्कुराती है। आदतन, बस और कुछ नहीं। भाई की तरह रहबर महजाद के लिए बहुत सी चीज़ों में रोल मॉडल था। उन्हें कहाँ सब आता है, बस गुजारा करते हैं वो। इस बार वो हंसती। घर में सुल्तान चाचा थे, ऑफिस में बाकी लोग। रहबर का भरम रह जाता था, वरना चाय कॉफ़ी के अलावा उसे खास कुछ नहीं आता था। हाँ, बस ये था कि इसका नखरा भी कोई नहीं था। गुजारा कर लेना जितना वो जैसे तैसे कर ही लेता था। मेरे मुकाबले तो सब आता है। इस बात पर जीना ने खामोश रहकर इत्तेफाक किया। आपने जाना है यूनिवर्सिटी आज? वो बात बदल गया। 10 बजे तक जाऊंगी, जवाब देते 3 मग काउंटर पर रखे। और आपकी पढ़ाई? जीना की मालूमात के मुताबिक उसका आखिरी सेमेस्टर था। वो 1 हफ्ते से सब छोड़ यहीं पर था। सोच रहा हूँ आज चला जाऊँ, फिर जुमरात को क्लास लेकर वापस आऊँगा। आज पीर था, जुमा को क्लासेस नहीं होती थी। बहुत हर्ज हो रहा था और फिर
उसे बानो की तरफ से अब कुछ इत्मीनान था। बानो के साथ हम हैं यहाँ, मग उसकी तरफ बढ़ाते जीना ने जैसे तसल्ली दी। उस रात महजाद और बानो के दरमियान होने वाली गुफ्तगू ने उस लड़के के लिए हमदर्दी और नरमी के एक गोशे को जन्म दिया था। शुक्रिया, ये चाय समेत हर चीज़ के लिए था। उसकी ज़रूरत नहीं, ये भी चाय समेत हर चीज़ के लिए था। वो ट्रे में बकाया 2 कप संभालते चली गई। महजाद ने उसे जाते देखा और एक नज़र हाथ में मौजूदा चाय के मग को। क्या कोई ऐसा तरीका था जिससे ये चाय बाकी हर चाय की तरह जल्द ख़त्म ना हो? वो उसे हमेशा पीता रहे या कहीं संभाल ले? अगले लम्हे सर झटकता उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। यही बेहतर होगा। किसी ज़माने के रहबर की तादीबी नज़रें उसे याद थी अब तक। वो नहीं चाहता था भाई को उसे बास रखने के लिए अल्फाज इस्तेमाल करने पड़े। हाजरा शाह मुख्तार में दिन के तीसरे पहर की शुरुआत हो चुकी थी। धूप तप कर जानदारों के सरों को मकई के दानों की तरह भून देने की दर्द पे थी। ऐसे में वो ऊंची छतों वाली कदीम हवेली और उसकी सैकड़ों राहदारियाँ, अनगिनत झरोखे और कदीम जनूबी एशियाई तर्ज की महामार साजी इस बात को यकीनी बनाई हुई थी कि बाहर की तपिश बाहर वालों तक ही महदूद रहे, दहलीज न लांघ पाए। अंदर नरम सी ठंडक थी। हवेली के रहायश हिस्से से बड़े मेहमान खाने के सबसे बड़े कमरे में उस वक्त मरकजी चारपाई पर मेहरान अकेला तकिए के सहारे नीम दराज था। नजरें छत पर बने शीशों की कारीगरी पर टिकी हुई थी। सब अभी उठ कर गए थे। करीब के इलाके से एक वफद फैसला करवाने आया था। वो फैसले वैसे करता था जैसे शाह उस्मान की गद्दी संभालने से पहले किए जाते थे। समाज के डिक्टेट शुदा जिद्दत के हर अंसर से मावरा जिनके लिए फैसला किया था वो झुके कंधों के साथ गए थे और बाकी बरादरी मुरीद खुश होकर के कोई कहानियाँ बोसीदा रिवायत तोड़ दिए जाने के बजाय इंसानी दिलों की किरचियाँ करते रहने को कायम रह गई। मेहमान खाना रिवायती अंदाज में सेट था। एक मरकजी चारपाई और उसके गिर्द गोल दायरे में कई चारपाइयाँ, बेशकीमती लकड़ी और सुनहरी रेशे की बुनी कड़ी हुई चादरें और गिलाफ वाले तकियों से सजे। सब कीमती था, सब रिवायती था। साहिब शाह, एक खोपरू वाला आदमी बाहर आया बैठा है, कहता है कि आपसे मिलना है। मुनीर ने अंदर आकर इत्तला दी। वो 19-20 बरस का लड़का था जिसने बाहर बैठे शख्स को बस एक आध बार टीवी पर ही देख रखा था। देख रहे हो, वोटों इलेक्शन में खड़े होने का अभी इरादा ही बांधा है कि टीवी वाले चौखट पर पकड़ कर खड़े हो गए हैं। ले आओ अंदर उसे। ध्यान टूटा तो वो टांगे जमीन पर जमाता उठ बैठा। अब वो फर्श पर जमे चोट में मौजूदा अपने पैरों को देख रहा था। इलेक्शन कदम जमाने का एक और तरीका। तमाम उम्र कदम जमाने की तगदो में गुजर जाएगी तो वो अगला कदम उठाएगा कब? कैसे हो मेहरान? उस मानूसी आवाज़ पर उसने झटके से सर उठाया। अगले ही लम्हे वो खुद उठकर खड़ा हो गया। रहबर उस्मान वहाँ क्या लेने आया था? उसके कदमों तले की ज़मीन। वो अब चलता हुआ उसके मुकाबिल आ खड़ा हुआ। मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाया जिसे मेहरान ने थाम लिया। उनके दरमियान कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ था, ना ही बदकलामी। जो भी था दिलों में था। तहफ़्फ़ुज़ात, अदम एहतमाद, बज़ाहिर तो बस फासला था। मुझे बात करनी थी, मैं बैठ जाऊं? वो मरकजी चारपाई के करीब तरीन रखी चारपाई की तरफ इशारा करता इजाज़त तलब कर रहा था। उसने उसे बचपन से उस मरकजी चारपाई पर बाप के पहलू में बहुत हक से बैठते देखा था। ये इजाज़त तलब करके क्या वो उसका मजाक उड़ा रहा था? बहरहाल नशिस्त संभाल ली गई। रहबर ने हाथ में पकड़ा लैपटॉप बैग भी साथ ही चारपाई पर रखा। कहो, अंदाज मामूल जैसा था। हालत नहीं थे, कभी रहे ही नहीं थे। मेहरबानों का इनकार कबूल कर लो। अली चाचा की गैर मौजूदगी में पहले उनकी ज़िंदगी क्या कम मुश्किल है? इस तरफ भी नरम सा समझाता अंदाज था। वो उससे 1-8 साल छोटा ही था। तो उसने भेजा है तुम्हें और मुझे कह रही थी कि उसे तुम्हारा कोई आसरा ना। जवाब में मेहरान का लहजा कड़वाहट और तन से पुर था। मुझे किसी ने नहीं भेजा, मैं खुद आया हूँ। रहबर को आता था हर तरह के रवैये पर तहम्मुल दिखाना। ये भी ठीक है, अब तुम दोनों के दरमियान कहने सुनने की जरूरत भी कहाँ रही होगी। अस्बात में सर हिलाते मेहरान मुत्तफक हुआ। चेहरे के तासुरात उसका कदरे तस्हीक आमेज थे कि मेहरान के लिए चेहरे पर मौजूद नरमी हवा में तहलील हुई। आंखें यकदम ही हर तासुर से आरी हुई। और तुम कह रहे हो कि तुम उससे शादी करना चाहते हो? वो हंस दिया तासुफ से। मेहरबानों के लिए अफसोस हुआ। उसे यहाँ रहते हुए क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ा होगा। ये मेहरान के 2 जुमले ही उसे समझा गए थे। जिसे जिंदगी में शामिल करना होता है उसका जिक्र दूसरों के सामने इस अंदाज में करते हैं। सादा सा सवाल गहरा था। तुम्हारे लिए बेहतर यह है कि तुम उसे यहाँ खुद छोड़ जाओ, वो मांग है मेरी। मेहरान ने खुद को गहराइयों में उतरकर जवाब देने से कासिर पाया तो अंदाज धमकी आमेज कर लिया। कोई फर्क नहीं पड़ता वो कौन है, फर्क पड़ता है तो सिर्फ उससे कि वो क्या चाहती है और वो तुमसे शादी करना नहीं चाहती।
अली चाचा की गैर मौजूदगी में उनके खानदान की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। वो वापस आएंगे जब तक उन्हें क्या जवाब दोगे? उसने उसकी तंज की तरह धमकी का भी कोई असर न लिया। वो नहीं आएंगे अब। मेहरान ने बेजारी से हाथ झुलाया। वो तो इलेक्शन के करीब उनके लिए एक गायबाना नमाज जनाजा का एहतमाम करने का भी सोच चुका था कि उसे शाह अली के वोटर अपने साथ खड़े चाहिए थे। मान लिया कि नहीं आएंगे, तब भी हमेशा तो तुमने भी यहाँ नहीं रहना ना। सवाल तो वो तुमसे भी करेंगे, कब करेंगे, कहाँ करेंगे, इस पर बहस हो सकती है। इस बार रहबर मुत्तफिक हुआ। बिना बहस किए पर आखिरी सवाल पर लम्हे भर को मेहरान के चेहरे का रंग बदल गया था। मुझे नहीं सुनना तुम्हारे इखलाकी सबक, और ये दीन ईमान मेरे लिए रह गया है क्या सिर्फ? खुद तुम इतने दिनों से इसके साथ एक जगह। वो खड़ा हो गया। ज़मीर की अदालत में उसे कम अज़ कम बतौर मुहाफिज वकील रहबर उस्मान नहीं चाहिए था। वो वहाँ वैसे ही रह रही है जैसे जिंदगी भर यहाँ रहती आई है। रहबर बात काट गया था। तहम्मुल एक जगह पर, औरत का मुकाम उससे ऊंचा था। वो कब तक सुनता रहता? ये घर है और यहाँ वो अपने बाप चाचा के सामने रही है। मेहरान के लिए सबसे ऊंची उसकी अना थी। उसने अपनी जगह बैठे बैठे ही मेहरान को देखा। पिछली नस्ल ने कैसे धागे उलझाए थे कि संभालना उनके बस में रहा ही नहीं था। वो भी घर है और वहाँ वो अपने भाई के साथ रह रही है। वो दोनों मेरे मेहमान हैं। कतईयत भरा तहम्मुल अब भी थाम रखा था। भाई तो उसका एक नंबर का बेगैर, मजीद एक गलत हर्फ भी नहीं। तुम एक लास्ट कॉज हो। मेरा ही दिमाग खराब था। जो मुझे लगा तुम्हें समझाया जा सकता है। सख्ती से कहते हुए एक तरफ रखे लैपटॉप बैग में एक कागजात निकाल कर वो खड़ा हुआ। बहुत हो गया तहम्मुल और मसलहत आमेज। मेहरान को नहीं आती वो ज़बान, समझ तो वो भी अब उससे उसी ज़बान में बात करेगा जो वो समझ सके। बाबा एक वसीयत छोड़कर गए थे जो उनके जनाजे के बाद उनके वकील ने मुझे दी थी। सदमा लहर दर्द लहर मेहरान के चेहरे पर वाज़ेह हुआ। उसे रहबर के हाथ में मौजूद उस कागज़ से खौफ आया। मैं उसे मंजर आम पर नहीं लाया क्योंकि मुझे इस खानदान की विरासत में कभी कोई दिलचस्पी नहीं रही। वो बेजार था, उसे कुछ नहीं चाहिए था उस खानदान से, न रिवायत, न ज़र, न ताल्लुक। बाबा इस वसीयत में यही सब उसके नाम कर गए थे। अपना हिस्सा गद्दी। मेहरान ने सख्ती की सी कैफियत में उस कागजात की तरफ हाथ बढ़ाया। वो कितना अर्जा था शाह उस्मान की नज़र में। ये वो उसे बाद अजमर्ग भी जताना नहीं भूले थे। नहीं, उसे पढ़ो मत। यकीन करो, ये पढ़कर फिर शायद तुम्हें कभी नींद न आए। हाँ, चाहो तो दस्तखत देख लो। वकील का नंबर भी तुम्हें दे देता हूँ अपने दावे की तस्दीक के लिए। रहबर ने हाथ पीछे खींचा। झुककर चारपाई पर रखे बैग से इस दफा एक फाइल निकाली। मुल्तान में जिस घर में मेहरजाद रहता है वो बाबा ने अपने नाम पर दादा साहब के वफात के बाद खरीदा था, जो उन्होंने बाद में मेरे नाम कर दिया। ये उसके कागजात हैं। ये मेरी प्रॉपर्टी है जहाँ अब अली चाचा के आ जाने तक उनका खानदान रहेगा और तुम और तुम्हारे लोग वहाँ के करीब भटकने की कोशिश भी नहीं करेंगे और ना ही तुम उन पर किसी भी बात के लिए कोई भी दबाव डालोगे। वो अब ठहर ठहर कर कहता अपनी बात बावर करा रहा था। मुझे मजबूर मत करो कि मुझे बाकी की मुश्तरका जायदाद पर या तुम्हारी इस गद्दी पर अपने हक के लिए दावा करना पड़े। मेहरान के अकब में मौजूद मरकजी चारपाई की तरफ इशारा किया। लम्हे भर को वक्फा लिया, क्योंकि अगर मैंने दावा कर दिया तो तही दस्त कौन रह जाएगा? हम दोनों अच्छे से जानते हैं। मुझे देर हो रही है। वो कहता हुआ बैग उठाता मुड़ गया। अगर यूँ था तो फिर यूँ ही सही। अंदर तक करवाहट घुल गई थी। मनफी रवैये उसके अंदर से यूँ ही तवानाई कुशादा कर लेते थे। वो नहीं था ऐसी कड़वाहट का। कितनी कोशिश की थी कि बात बिना तल्ख हुए सुलझ जाए। यू नो व्हाट, ये वसीयत की एक कॉपी तुम रख ही लो। ये तुम्हें याद दिलाती रहेगी कि तुम्हें ऐसा काम क्यों नहीं करने जो मुझे मुदाखलत पर मजबूर करे। खुदा हाफिज। 2 कदम लेकर वो वापस मुड़ा। वसीयत की वो नकल मेहरान की तरफ उछाली जो उसके पीछे मौजूद मरकजी चारपाई पर जा गिरी और वापस पलट गया। मंजर अब कुछ यूँ था कि रहबर उस्मान तासुब से सरनफी में हिलाता मेहमान खाने की दहलीज पार कर रहा था और उसके अकब में शाह मेहरान राख अटे चेहरे के संग वहीं साकित खड़ा रह गया था। वो वाकई उसके कदमों तले की जमीन ही खींचने आया था। उस सदियों पुराने पुरशिकवा मजार के अक्बी अहाते में उस सिलसिले के सारे से ज्यादा नशीन दफन थे। उनमें सबसे ताज़ा तरीन शाह उस्मान की थी, जिसके सामने रहबर उस्मान घुटनों के बल बैठा था। चेहरे पर मास्क मौजूद था और सर पर रुमाल बांधा था। वो देखने में इस सिलसिले के वारिस के बजाय बाकी ज़ायरीन सा ही मालूम होता था। फातेह पढ़कर चेहरे पर हाथ फेरते वो कुछ आरामदेह से अंदाज में एक घुटना मोड़कर बाप के पैरों के पास बैठ गया। जानता हूँ आप नाराज हैं, ठीक भी है, पर गलत मैं भी नहीं हूँ बाबा। मैं अपनी सी कोशिश कर रहा हूँ। अली चाचा आ जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, तब तक मैं देख लूंगा। संगमरमर की सफ़ेद कब्र पर हाथों की हरकत ऐसी थी जैसे बाप के पांव दबा रहा हो। अम्मा को कहकर आया हूँ कि आपसे मेरी सिफारिश करें, बस वही मुझे समझती थी।
सकीना उस्मान का मदफन इस्लामाबाद था। उनकी मौत के वक्त जब शाह उस्मान उनकी मैयत को यहाँ ला रहे थे, तब उनके खानदान ने एतराज़ उठाया कि गैर मसलक की औरत के लिए उनके आबाई कब्रिस्तान में जगह नहीं बनती है। ये एतराज़ शाह उस्मान की ताकत के आगे दब जाता। अगर बीच में रहबर उस्मान ना आता तो उसके बाप के खानदान ने सारी ज़िंदगी उसकी माँ को रद्द करने के बाद अब उनकी मैयत तक को अपनाने से इनकार कर दिया था। उसे नहीं भिजवाना था माँ को हमेशा के लिए ऐसी जगह जहाँ उनकी इज्जत और कदर नहीं थी। ये पहली बार था जब गमे मर्ग से निढाल वो बाप बेटे एक दूसरे के आमने सामने आए थे। रहबर उस्मान की अटल जिद के आगे शाह उस्मान को हार न पड़ा था। वो किस कदर जुनूनी हो गया था। वो उस दिन तक समझते आए थे कि उनका बेटा माँ जैसा है, सुराजो मुशफिक, पर उस दिन उन्हें उसमें अपनी आबाई जिद देखी थी। वो जितना भी ना मानता वो उन्हीं का बेटा था, उन्हीं के जैसा था, जिद्दी, अपनी करने वाला। जिंदगी जिस सांचे में आपने जी है वो मेरे लिए नहीं है। उसमें ढलने की कोशिश का ख्याल ही मुझे जीते रहने की ख्वाहिश से दस्तबरदार करने पर उकसाता है। मैं पिछले 5 साल से आपके छोड़े तरके से भाग रहा हूँ। पिछले 5 साल से ये मुसलसल मेरे पीछे है, मेरे दामन बचाने की हर कोशिश के बावजूद। आप जानते हैं मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और आप ये भी जानते हैं कि मैं शाह उस्मान नहीं बनना चाहता, लेकिन मैं रहबर उस्मान भी नहीं रह पा रहा हूँ। आईना देखने पर आजकल आपका अक्स ही नजर आता है। चेहरे पर असलियत रकम थी। माँ बाप के सामने सब कह देने की उसकी बचपन की आदत थी। उनसे वो हाल दिल मनफी नहीं रख पाता था। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा और अली चाचा के लिए भी कि वो वापस आ जाए। उनके बिना बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत मुश्किल हो जाएगी। आपको गांव की तरफ, उसकी गद्दी की तरफ दादा साहब की मौत ने धकेला था और मुझे अली चाचा की गुमशुदगी धकेल रही है। मुझे उस राह नहीं जाना और ना आप जैसी दोहरी जिंदगी गुजारनी है। मेरे लिए बहुत दुआ कीजिएगा बाबा। अम्मा को बहुत प्यार कहिएगा। खुदा हाफिज। तुरबत के खुतबे को थपथपाता वो उठ खड़ा हुआ। उसे आज ही वापस इस्लामाबाद जाना था। उस पिस्ता छत के कच्चे बरामदे में छलंगा सी चारपाई के किनारे टिकी अनका मकतूला नसीमा की वालदा के कहे दुख सुन रही थी जब साथरा का फोन रोशन हुआ। रहबर उस्मान का मैसेज था। कहाँ हो? वो शायद केस की बाबत पूछना चाह रहा था। वो जानता था वो कल से मुल्तान आई हुई है। हजरा, उसने एक लफ्ज लिखकर हाजरा की बात पर तवज्जो दी जो पिछली बार FIR की सूरत उन पर इलाके के सजदा नशीन की तरफ से पड़ने वाले दबाव के मुतालिक बता रही थी। दुख कह रही थी, दर्द दोहरा रही थी। इन छोटे छोटे घरों में कितने बड़े बड़े गम खेमाजन होते हैं। अनका को हर बार की तरह ये दुख भी अंदर कहीं दिल पर स्याह धब्बे की सूरत जमता महसूस हुआ। 7 साल की प्रैक्टिस के बाद भी वो आधी नहीं हो पाई थी। हर दफा पहले केस जैसी तकलीफ होती थी। हाँ, अब हैरानी नहीं होती थी। दुनिया ने उसे हैरान करना छोड़ दिया था। ये जितनी जालिम हो जाए इतना कम था। मामूल के हलिये में कंधों पर मौजूद एक रवायती कढ़ी चादर का इजाफा था। बाल आज क्लेचर में मकीद थे। काम खत्म हो गया? दूसरा मैसेज आज के लिए हाँ जवाब देकर फोन वापस रखा। हाजरा को तसल्ली दी। कल वो इस केस के सिलसिले में मुल्तान आई थी। वहाँ से फिर हाजरा शाह मुख्तार नाम के इस गांव में जहाँ कत्ल हुआ था। जनूबी पंजाब का गुंजानाबाद कदरे बेहतर हालात में छोटा सा कस्बा नुमा गाँव था। ये FIR कट चुकी थी। पुलिस अब तहकीकात कर रही थी। शाम तक चालान जमा हो जाता तो सुबह तक गिरफ्तारी अमल में आ जानी थी। वो कल यहाँ फ्लाइट के जरिए आई थी वापसी का। क्योंकि कोई तयशुदा वक्त नहीं था तो फ्लाइट के बजाय किराए की गाड़ी मुल्तान से ही कराई थी जो उस वक्त बाहर खड़ी थी। अब अगला चक्कर वीकेंड के बाद ही लगता। मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। हाजरा माई को तसल्ली देते पर्स कंधे पर अटकाते उठ खड़ी हुई तो हाथ में मौजूद फोन की स्क्रीन पर नमूदार होते मैसेज ने दिमाग घुमाया। यहाँ क्या कर रहा था वो? मेरे पास गाड़ी है। एक एक हर्फ ऐसे टाइप किया जैसे अंगूठे तले कीबोर्ड ना हो बल्कि खुद रहबर उस्मान हो। वापस भेज दिया है उसे मैंने। मुतमईन सा पैगाम अगले लम्हे मौसूल हुआ। चंद मिनटों बाद वो सुलगती हुई उसकी गाड़ी का दरवाजा जोर से खोलकर पैसेंजर सीट पर आ बैठी। पर्स पटकने के अंदाज में डैशबोर्ड पर रखा। इस्लामाबाद पहुँचने दो जरा। तुम पर तो मैं लगाती हूँ दफा 554। ठा के आवाज से दरवाजा बंद करती वो उसे धमका रही थी। ये कौन सी दफा है? अब उसे देखकर वो मुस्कुराया। यहाँ आकर सब इतना बोझल हो गया था। फिर मेहरान से होने वाला मुकालमा वो बाबा की तरबत से दिल की फरमाइश पर लब्बैक कहते उसे लेने पहुँच गया था, जानते हुए कि वो इतना ही गुस्सा होगी। पर वो क्या करता कि उसे ज़रूरत थी ये चेहरा देखने की। वजूद पर छाई कल्फत बस यूं ही छट सकती थी। उसके तहत तुम जैसे आदमी किसी भी औरत का पीछा करने के जुर्म में 3 माह जेल में बंद किए जा सकते हैं। मोहतरमा, मैं अपने काम से आया था। मतलब अब शरीफ बंदे को वो सीधा सीधा स्टोकर करार दे रही थी। बिल्कुल,
तुम्हें लगता है मैं अपने सारे काम भाड़ में झोंक कर 550 किलोमीटर के ड्राइव करके सिर्फ तुम्हें यहाँ पिक करने आया हूँ? ठीक है, मोहब्बत थी, पर अब इतना बावला भी नहीं हुआ था कि वह उसे ख्वार कर देने वाली जज्बे के पीछे। क्या काम था यहाँ? वो मान गई थी, वो पीछा नहीं कर रहा था, पर उसकी गाड़ी वापस भिजवाने के जुर्म का मुर्तकिब तो वो फिर भी हो चुका था कुछ। तंग गली से मोड़ काटते सरसरी से जवाब दिया। ऐसी तफसील में रहबर उस्मान नहीं चाहता था। मैंने सोचा तुम्हें लिफ्ट दे दूंगा तो तुम वापसी पर लगने वाले पैसों से चंद मिस्कीनों को खाना खिलाकर जो मेरी दिल आज़ारी करती रहती हो वो बख्शवा लोगी, पर नहीं, यहाँ कदर किसको है? आखिर तक लहजे में मसनूई याद दर आई थी। नफी में सर हिलाते वो खिड़की के बाहर देखने लगी। 6 घंटे का सफर था, वो पहले 6 मिनट में ही चढ़ जाती तो कैसे काम चलता। वो वाकई काम की नोयत पूछना भूल गई थी। वैसा खाना ना भी खिलाओ और मुझसे माफी मांग लो तब भी काम चल जाएगा तुम्हारा, वो मजीद कहता उसे बोलने पर उकसा रहा था। झटके से मुड़कर एक कहर बार नजर उस पर डाली तो रहबर ने खुद को बस रखने से आफियत जानी। बीच सड़क पर उतारे जाने वाले वाक्य को अभी हफ्ता भर भी नहीं हुआ था। केस का बताओ, उम्मीद है जीतने की? वो अब संजीदा था। अच्छी खासी उम्मीद है, चश्मदीद गवाह भी मौजूद है, मुखालिफ पार्टी भी ऐसी कोई मजबूत नहीं। मसला पहले भी इलाके के सजदा नशीन ने बनाया था, अब भी खतरा उसी की तरफ से है। खैर, मैं देख लूंगी। अनका ने कच्ची सड़क के किनारे लगी ट्यूबवेल और उसके गिर्द मौजूद बच्चों को देखते हुए जवाब दिया। खूबसूरत इलाका था ये, मुझे पता है। एतमाद बख्श मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। उस केस को एक मजबूत वकील ही अंजाम तक पहुंचा सकता था। तभी उसने अनका को कहा था, और पता है, साबका सजदा नशीन की हाजरा बहुत तारीफ कर रही थी कि गांव में सब काम भी उसी ने करवाया था, और काम तो खैर दिख रहा है कि क्या करा है। साथ में ये कि वो बहुत प्रोग्रेसिव इंसान थे, पर अभी वाला अजीब रिग्रेसिव सोच वाला बंदा है। और मजे की बात कि ये साबका सजदा नशीन का बेटा नहीं है। जो बेटा था उसने अपनी जगह क्लेम ही नहीं की। वो बहुत दिलचस्पी से नहीं मिली मालूमात रहबर को बता रही थी, जो अच्छा खासा गैर आरामदेह हो चुका था। उस पहलू पर उसने सोचा ही नहीं था। अनका को इस सब में शामिल करते हुए, तुम यहाँ केस लड़ने आई हो या गॉसिप करने? पहलू बदलते मौजू से बेजारी जताई। दरअसल पहलू तही चाहिए, गॉसिप की क्या बात है? अब वो आदमी जो हाजरा के मुताबिक अपने बाप जितना अहल है, अगर अपनी जगह संभाल लेता तो आज ये मसला बनता नहीं। वो रवानी से कह रही थी, बराबर बैठे शख्स के इज़्तिराब से अनजान। हम उसकी कहानी नहीं जानते, और जैसे फर्ज नहीं कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर और वकील का बेटा वकील बने, वैसे ही गद्दी भी गद्दी नशीन के बेटे को मिलना कोई ऐसा भी लाजिम नहीं। बेजारी जिताने के बावजूद वो सफाई दे गया था। हाँ, पर पैसे और जिम्मेदारी में फ़र्क होता है। बेटा बाप का पैसा अपनाए ना अपनाए, पर उसकी जिम्मेदारियाँ तो उसी के हिस्से में आती हैं, उसी ने निभानी होती हैं। वो चुप रहा। वो ठीक कह रही थी। पहली मर्तबा उस मौजू पर उसे किसी ने लाजवाब किया था, वो भी अनजाने में। गांव का मरकजी बाजार आया तो रहबर ने डैशबोर्ड से फेस मास्क एक हाथ से चेहरे पर फिट किया। जहां गहरा भूरा धूप का चश्मा पहले ही मौजूद था, वहां वो पहचान लिया जाता तो मसला हो जाना था। मेहरान को धमकाना एक बात थी और मकामी लोगों से मिलना जुलना दूसरी। रिक्शा, मोटरसाइकिल, बैल और गड्ढा गाड़ियों ने सड़क तकरीबन ब्लॉक कर रखी थी। गाड़ी रेंगने की रफ्तार से चल रही थी। तुम किससे पर्दा कर रहे हो? अनका ने उसका मशकूक सा अंदाज नोट किया। भाई, मशहूर आदमी हूँ, पहचान लिया गया तो यहाँ रश लग जाना है। पहले गाड़ी फंसी हुई है, सेलिब्रिटी यू नो। असल बात वो मखसूस अंदाज में फिर छुपा गया था। सेलिब्रिटी? सर झटक कर बड़बड़ाते वो रुख दोबारा खिड़की की तरफ मोड़ गई थी। ऐसे मलंग भी सेलिब्रिटी होते हैं? अब आप नहीं मानती, इसका मतलब ये तो नहीं कि ज़माने में हमारा कोई मकाम नहीं। हमारे पास फैन मेल भी खातिर ख्वाह मकदार में आती हैं, जिसमें ज़्यादातर तादाद ख्वातीन की होती हैं। गाड़ी बाजार से निकलकर मोटरवे की तरफ जाने वाली सड़क पर आई तो रहबर ने मास्क उतारकर अनका को फिर से मुखातिब किया। मोड़ हल्का फुल्का हो गया था। गांव की सरहद वो पार कर चुका था। गाड़ी गांव के नीले नाम के तख्ते के पास से सन से गुजरी। अगबी शीशे से अनका रुख रहबर की तरफ किए कुछ झुंझलाकर कहती नजर आ रही थी, जिसे सुनते वो अब दिल से मुस्कुरा रहा था। हाजरा शाह मुख्तार और उसके मसाइल रहबर उस्मान की जिंदगी में फिर कहीं पीछे रह गए थे। शाम गहरी होकर रात ओढ़ चुकी थी। अनका कॉफी हाथ में थामे हॉल कमरे के सोफे पर आ बैठी, जहां अतबा नीचे बिछी कालीन पर आलती पालती मारे बैठी टीवी देख रही थी। गोद में लैपटॉप भी धरा था। जीना नहीं थी तो घर अजीब सा खामोशी का शिकार हो गया था। वो दोनों ही कमको थी और फिर एक दूसरे को मुखातिब करने में हाइल झिझक जो अब पहले जैसी तो नहीं थी, पर बहरहाल मौजूद थी।
अदबा की लैपटॉप पर थरकती उंगलियां लम्हे भर को समूद का शिकार हुई। जब अपने बालों पर धीरे से चलता हुआ हाथ महसूस हुआ, मुड़कर देखा तो अनका उसे देखकर मुस्कुराती। तेल लगा दूं? इजाजत चाहिए। अदबा के बाल उसी जैसे थे, गहरे भूरे सीधे घने खारे से। वो धीरे से सर अजबात में हिला गई। जीने के जरिए वो जानती थी कि उस घर में अपने काम सबको खुद करने होते हैं। सबकी अपनी रूटीन थी। बड़े कामों के लिए दोपहर में एक औरत आ जाया करती थी जो खाना, सफाई, बर्तन, कपड़े वगैरह सब कर जाया करती थी। वो जानती थी उसकी माँ कोई रवायती औरत नहीं है जिससे वो तवक्को रखे कि वो घर बैठे उसकी हर चीज, हर काम का ख्याल रखेगी। पर अनका उसके लिए रवायती साबित हो रही थी। सुबह वो उसके साथ स्कूल के वक्त उठती थी, उसके लिए नाश्ता बनाना, उसे दरवाजे तक छोड़ना। उसकी अलमारी में सब कपड़े इस्त्री हुए सलीके से टंगे थे तो ये भी अनका ने किए थे। वो सुबह से शाम तक बाहर होती थी और वापस आकर उसकी हर रूटीन अदबा के गिर्द घूमती थी। वो पढ़ रही होती तो फल काट कर दे जाना या सैंडविचेस। अदबा ने मना करना चाहा था, ये कहकर के उसे आदत है सब करने की, वो फिर भी करती थी। खामोशी से मुस्कुराकर अनका को पहली मर्तबा टीवी पर देखकर उसने उसका एक मुख्तलिफ खाका खींचा था उस औरत का जो उसकी माँ थी। उसका तस्वुर वो किसी ऑफिस में कर सकती थी, कोर्ट में, सेमिनारों में, पर घर पर ये तस्वुर नहीं कर पाई थी। अपनी हर मसरूफियत के बावजूद वो एक घरेलू माँ साबित हुई थी और अब अदबा को उस पर गुस्सा नहीं रहा था। उन दोनों के मिजाज में इतनी ममासलत थी कि अब लगने लगा था कि अगर वो माँ की जगह होती तो उन हालात में शायद वही करती जो उसने किया। अनका तेल और कंघा ले आई थी। अब कुछ दबी दबी सी खुशी के साथ उसकी चुटियां के बल खोल रही थी। आखिरी बार कब लगाया था तेल? बालों में नमी की शदीद कमी थी, दादी लगाया करती थी। उसका जवाब सुनकर उसके हाथ एक पल को रुके। मतलब कम से कम 3 साल कबल उसे भी बीबी लगा दिया करती थी। अपनी पोतियों को लगाने के थका देने वाली नाकाम कोशिश के बाद मुट्ठी में लिया तेल जाया करने के बजाय झल्लाकर उसे पकड़कर बिठा लिया करती थी सामने। अदबा कुछ देर खामोशी के बाद उसे फिर मुखातिब किया। जी, तुम्हारे फादर ने राब्ता किया था? 1 माह से ज्यादा होने को आया था कि शहीर अहमद की उस फोन कॉल को? हाँ, मैसेज किया था कि वो कॉल करेंगे, वो आम से लहजे में कह रही थी। फिर भूल गए होंगे शायद। अदबा का बेतासुर अंदाज उसके दिल में भाले सा लगा, जैसे बाप का भूल जाना उसके लिए मामूल हो। मामूल ही था। उसने कितना गलत किया था अपनी बेटी के साथ, एक गलत शख्स का इंतखाब करके। मुझसे नंबर लिया था उसने, वो अचानक उमड़ आने वाली तकलीफ छिपाए कह रही थी। इट्स अप टू यू, तुम राब्ता रखना चाहो या नहीं। वो उसे हर आज़ादी देना चाहती थी, खासकर जहनी और जज्बाती। वो खामोश रही। वो बाप को जानती थी, साल में 1 बार फ़ोन के अलावा वो कोई राब्ता रखता भी नहीं। उसने सारी जिंदगी माँ से खफगी के करवाहट के समीत गुजारी थी। बकिया यही जज्बा वो बाप के लिए महसूस करते नहीं गुजारना चाहती थी। 14 साल की उम्र में वो जान गई थी कि माफ़ कर देने की ज़रूरत सबसे ज़्यादा खुद को होती है। उसने चिप का गैर आरामदेहपन ख़त्म करने को चैनल बदला तो रहबर का शो आ रहा था। मेहमान कोई सक्खर का ही सेनेटर था। अगला साल इलेक्शन का था तो रहबर के शो का नया फॉर्मेट ये था कि 15 मिनट वो किसी उम्मीदवार को जो किसी हलके में मौजूदा या साबका MP या MNA है बुलाकर उनकी कारकर्दगी पूछता था। अगर काम किया हो तो ये एक तरह से उनकी कैंपेन की मार्केटिंग का काम करता था, और अगर नहीं तो लोगों को ये बताता था कि किसे इस बार वोट नहीं देना, आज शो अच्छा होगा, बाबा की सारी फैमिली भी उन्हें ही वोट करती है। रिमोट से टीवी की तरफ इशारा किया। अनका को अदबा की सियासत में दिलचस्पी हैरान करती थी। वो किताबें भी या सियासतदानों की आम बीतियाँ लेती थी या फिर फैंटेसी नॉवल। उसके शौक को सोचते उसने टीवी की तरफ नज़र उठाई तो बेइख्तियार अंदर से एक करा निकली। रेवर उस्मान के शो में बहराम सोमरू आए हुए बैठे थे। दूसरी नज़र अदबा पर डाली जो उन 2 मर्दों को दिलचस्पी से सुन रही थी। उन दोनों की ही जिंदगी में कोई मायन जगह नहीं थी। दोनों ही के होने से वो इनकारी नहीं हो सकती थी। रहबर अपने मखसूस बअदब संजीदा लहजे में ऐसे काटदार सवाल कर रहा था जो बहराम सोमरू को पहलू पर पहलू बदलने पर मजबूर कर रहे थे। हालांकि काम उन्होंने भी खातर ख्वाह किया था अपने हल्के में, पर रहबर उस्मान का पैमाना जरा ज्यादा ऊंचा था। अदबा इस कदर दिलचस्पी से न देख रही होती तो शायद वो चैनल तब्दील कर चुकी होती। यह मकालमा देखना मुश्किल था उसके लिए। एक फैसले था जो उसे अब कर लेना चाहिए था, जिसे करने का
ठीक वक्त 6 माह कबल था। जीना को 18 साल का हुए 6 माह हो चुके थे। उसे अब सरपरस्ती की जरूरत नहीं रही थी और न उन्हें इस जरूरत के तहत बनाए गए ताल्लुक को मजीद खींचने की। वो इस्तवार रहता तो रहबर यूं ही उसका हर इनकार हंसी में न उड़ाता रहता। वो इस्तवार रहता तो फिर चाहे एक कदम भी आगे न बढ़े रहबर को भी अपने साथ वहीं खड़ा रखता। वो चाहती थी वो आगे बढ़ जाए। जिंदगी के पास उसके लिए बहुत खुशकुन इम्कान थे। मेहरबानों से मिलने के बाद उसे इस बात पर मज़ीद यकीन हुआ था। आज वीकेंड था। वो दोनों ही घर पर थे। दोपहर के 3 हो रहे थे। अनका अपने कमरे में डेस्क पर बैठी तलबा के असाइनमेंट देख रही थी। अदबा ऊंची पोनी बांधे सफ़ेद शलवार शियाटी शर्ट में किचन में खड़ी नूडल्स बनाने के लिए रखा पानी उबलते देख रही थी। डेगची के किनारे बुलबुले बनना शुरू हो गए थे जब इतलाई घंटी की आवाज़ ने उसका इर्तिकाज़ तोड़ा। जाकर दरवाज़ा खोला तो लम्हे भर को हैरत से पुतलियाँ साकित हो गई। आने वाली ही उस कदर गैर मुतवक्का शख्सियत थी। 3 दिन कबल रहबर के शो पर बहराम सोमरू को देखते हुए उसने कब सोचा था कि ठीक 3 दिन बाद वो उसे अपने घर के दरवाजे पर मिलेंगे। वो उसे देखकर नरम सा मुस्कुराए थे। कुछ नम सी खुशी लिए उन्होंने उसके सर पर हाथ रखा था। वो अनका के मुतालिक पूछ रहे थे। वो अब भी माँ को कुछ भी कहकर पुकारने से खुद को कासिर पाती थी। उन्हें ड्राइंग रूम में बैठाकर वो उलझते हुए माँ को खबर करने पलटी थी। कौन था? अदबा को अपने कमरे के दरवाजे पर खड़े पाकर अनका ने सवाल किया। वो भी अदबा से मिलते जुलते हुलिये ही में थी। बाल ऊंचे जोड़े में बंधे थे। नज़र असाइनमेंट फाइल पर ही थी। बहराम सोमरू? उसे लगा शायद सुनने में मुगालता हुआ है। अदबा को देखा जिसने अस्बात में सर हिलाकर उसके खदशे को तस्दीक की। वो उठकर खड़ी हुई। वो उसके घर में क्या कर रहे थे और क्यों? 5 मिनट बाद वो सफ़ेद ट्राउज़र और नीली लंबी कमीज़ में मलबूस निस्बतन बेहतर होलिये में वो ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो बहराम सोमरू उसकी तरफ बैठ के दीवार पर लगी वो सियाह सफ़ेद पोर्ट्रेट में महू थे। शाहीन अफरोज़ की सियाह सफ़ेद तस्वीर जिसकी आउटलाइन सतरंगी थी। उम्मीद करती हूँ कि मेरे दरवाजे पर आपके कोई गार्ड नहीं खड़े होंगे। यहाँ ऐसा कोई नहीं आता जाता। उसने किसी सलाम दुआ के तकल्लुफ़ के बिना कहते उनका इर्तिकाज़ तोड़ा। वो उसकी आवाज़ पर घूमे फिर एक नज़र पलटकर उसकी तस्वीर को देखा। उस कदर ममासलत थी उन 2 चेहरों में, आवाज़ों में। नहीं, यहाँ किसी प्रोटोकॉल के साथ नहीं आया हूँ मैं। ये तुम्हारी बेटी थी ना? उनके लहजे में मुस्कुराता हुआ पुरमेहर सा यास था। फरमाइए कैसा आना हुआ? उन्हें बैठने का इशारा करते वो सिंगल सोफे पर निश्चित संभाल चुकी थी। उनका सवाल जानबूझकर नज़रअंदाज किया। अदबा का जिक्र उनके मुंह से नेस्टर बनकर उसके ज़ात में पेवस्त हो रहा था। हमारी पार्टी कानून साज पार्टी है, उसे कानूनदानों की ज़रूरत है। उस दिन की मुलाकात के बाद सोचा था तुम्हें बाकायदा पार्टी में शमूलियत की दावत दूंगा। वो अपनी जगह पर बैठते पस मंज़र बांधने लगे। हैरत है आप लोगों को ऐसी दावतें उनके घरों में जाकर पर्सनली देते हैं। जुमले की काट बहुत वाज़ेह थी। सबको तो नहीं। मुस्कुराती हुई आवाज़ कदरे पस्त थी। मेरे ज़िम्मे पार्टी के लिए नौजवान खून में से छांट कर अच्छा टैलेंट लाना भी है। ऐसी कोई दावत किसी को भी देने से पहले मैं तसली बख्श छानबीन का कायल हूँ। बात वहीं से जोड़ी जहाँ से अनका के टोकने पर टूटी थी। तो आप यहाँ छानबीन करने आए हैं या दावत देने? एक और खरदार सा सवाल छानबीन में करवा चुका हूँ। उस जवाब पर उसने बेतासुर निगाहों से उनकी आंखों पर जमाई थी। वहाँ क्या नहीं था वो जान गए थे। 33 साल बाद बिलाखिर किस्मत की हिस्स मज़ा अनका शाहनवाज के लिए हमेशा ही स्याह रही थी। अनका शाहनवाज हकीम की वो बेटी जो उसके 60 साल की उम्र में वफात के 6 साल बाद पैदा हुई थी। वो समझ आमा से बालातर उस जुमले को किसी खबरनामे की तरह पढ़ने के अंदाज में उसे सुना रहे थे। बीबी ने गोद लिया था मुझे, ये कोई राज नहीं है। उनके खबरनामे की सबसे अहम खबर को अनका ने मालूमात का आमा बनाकर रफा किया। ठीक कहा। वो मुकाबिल का सपाट सा अंदाज मुलाहिजा कर रहे थे। चेहरे पर किसी एक भी जज्बे का साया तक नहीं लहराया था उसके। लेकिन ये राज जरूर है कि तुम्हें गोद लेते ही जर बीबी के बेटे पर 6 साल पुराना गबन का मुकदमा कैसे गायब हुआ था और उसकी छोटी सी सरकारी नौकरी पहले से बड़े ओहदे पर क्योंकि बहाल हुई। ये भी कि उस मुकदमे के सबब गिरवी पड़ा घर अचानक कैसे छूटा। और ये भी राज ही है कि जर बीबी के नाम शहर के पोश इलाके में वो प्लॉट रात रात कैसे हुआ। वो एक एक करके जर बीबी को अनका के गोद लेने के हासिल होने वाले फ़ायदे को गिनवा रहे थे।
जर बीबी उनकी वालिदा की पुरानी और सबसे वफादार मुलाजमा जो बहुत अचानक गायब हो गई थी, जिसकी गैर मौजूदगी वो अपनी बीवी और बच्चे की मौत के सदमे में महसूस ही नहीं कर पाए थे। कड़ियाँ जुड़ती हैं तो फिर जुड़ती ही चली जाती हैं। आप क्या चाहते हैं? उसने सीधा सवाल किया। वो सब जानते थे तो वो इनकार करके क्या ही कर लेती। कब से जानती हो तुम? अनका का हर अंदाज बताता था कि वो उस पर कोई इंकशाफ नहीं कर रहे हैं। ये तकलीफ दे था कि उनकी बेटी जानती थी और फिर भी कभी उनसे राब्ते करने का ख्याल नहीं आया उसे। क्या फ़र्क पड़ता है? चेहरे पर कड़वी सी मुस्कान आई। बीबी ने 15 साल कब्ल सांसों के आखिरी सिसके हारते उसे ये इंकशाफ थमाया था कि वो सक्खर के मुसन्नफ़ात में बसने वाले सबसे ताकतवर जागीरदार खानदान की सरबराह की इकलौती बेटी है और ये कि मौजूदा सरदार और शहर का सबसे नुमाया सियासतदान उसका बाप है। बहराम सुमरू की बेटी थी वो बहराम सुमरू जिसने खानदान के खिलाफ जाकर यूनिवर्सिटी में मिलने वाली उमरकोट की शाहिना अफरोज से मोहब्बत की शादी की थी, जो डंकी की चोट पर अपनी बीवी को अपने इलाके अपने घर ले गया था, जिसने शाहीन के साथ जिंदगी का एक बहुत खूबसूरत साल गुजारा था, जो एन जच्चगी से चंद दिन कबल पार्टी के एक ज़रूरी बुलावे पर शाहीन को अपने घर वालों के पास छोड़कर कराची चले गए थे, जो 4 दिन बाद वापस अपनी बीवी को कंधा देने और बेटी की कब्र पर फातिहा पढ़ने को बुलाया गया था। शाहिना अफरोज की बेटी थी वो शाहिना अफरोज जो जामिया सिंध में कम्युनिस्ट पार्टी की तलबा की तरफ से तलबा यूनियन की पहली मुंतखब खातून सदर रही थी, जिसका बाप एक हारी था, जिसकी आंखें सहराई थी और रूप धूप जैसा था, जिसे मुखालिफ पार्टी के बहराम सुमरू से इख्तलाफ करते करते मोहब्बत हो गई थी, जो उसके आबाई घर में उसकी बेटी को जन्म देते जाबिर नहीं हो सकी थी, जिसके ज़िंदगी और अपने लोगों के लिए देखे सब ख्वाब उसके साथ ही दफन कर दिए गए थे। वो शाहिना अफरोज जिसके आखिरी अल्फाज अनका और बहराम थे। अनका वो नाम जो उसने अपनी बेटी को देने के लिए कब से सोच रखा था, जो हमा को भी कहा जाता है और सैमरिक को भी। अपनी इराक से दोबारा उठ खड़े होने और ज़ात की कामिलियत के अलामत अनका वो दोनों वालिदैन थे अनका शाहनवाज के। वो अनका शाहनवाज जिसकी पैदाइश के 1 घंटे के अंदर उसे जन्म देने वाली खून से जिया की ज़्यादती के सबब ज़िंदगी से हार बैठी थी। वो जिसे उसके बाप की वालिदा ने महज कम तर खानदान की नापसंदीदा बहू की ही बेटी समझा, अपना खून नहीं, जिसे उस डर से कि वो कहीं उनके बेटे के पाँव की बेड़ी न बन जाए और वो आगे बढ़ने से इनकार न कर दे, उसकी दादी ने वहाँ मौजूद अपनी मुलाजमा को हमेशा के लिए सौंप दिया था, जिसकी खाली कब्र उसके बाप को दिखाने के लिए उसके आने से पहले ही बना दी गई थी। वो अनका शाहनवाज जिसकी कब्र में उसके वजूद के बजाय उसकी ज़िंदगी पर सब हक और आसानियाँ दफना दी गई थी, जो पुराने सक्खर के निचले दरमियाने तबके के एक मोहल्ले में जर बीबी के घर सौतेली औलाद की तरह बड़ी हुई थी, जिसने BA तक हर डिग्री हासिल करने के लिए बस पहाड़ ही नहीं तोड़े थे, जिसने ज़िंदगी में मोहब्बत की ऐसी कदर साली देखी थी कि पड़ोस में रहने वाले शहीर अहमद की खुदगर्ज तवज्जो को वो मोहब्बत समझ बैठी थी, जिसने उस एक गलती से कुछ ऐसे जज्बाती ज़ख्म खाए थे कि अब उसे न मोहब्बत दरकार थी और न ही तवज्जो, जिससे ये 2 चीज़ें अब आसेब की तरह खौफज़दा करती थी। इतने सालों में कभी ख्याल नहीं आया मुझसे रब्ता करने का? चुपकर शोर बहराम की आवाज़ ने दबाया था। नहीं, यही जवाब था उसके पास। तुमने मुझसे राब्ते पर इस कदर मुश्किल ज़िंदगी को चुना? उन्हें तकलीफ़ हो रही थी ये सवाल करते। उन्हें बताया गया था कि उसने कैसी ज़िंदगी गुजारी थी, कितनी मुश्किल, कितनी खुरदरी। मैंने अपने ऑप्शंस में आपको कभी रखा ही नहीं, सच यही था। मैं लाइल्म था। मुझे बताया गया था कि तुम्हारी पैदाइश के दौरान तुम दोनों ही अपने हक में सफाई देना चाहिए। आप गैर जिम्मेदार थे, गलत किया उन्होंने आप पर एतबार करके। खैर, अब ये सब कोई मायने नहीं रखता। आपने खोज में पढ़कर खुद को खामखा तकलीफ दी है। कुछ तल्खी से उनकी बात काटकर अकब में मौजूद तस्वीर की तरफ इशारा करते कहती वो एक लम्हे को सतह पर आया इश्तियाल दबा गई थी। उसे नहीं चाहिए थी ये सफाइयाँ। वो क्या करती इनका? तुम्हारे नाम ने चौंकाया था मुझे। शाहीन को बहुत पसंद हुआ करता था ये नाम। वो असर लिए बिना कह रहे थे। इससे बात करते रहना, उसे आंखों से देख पाना, उनके लिए ये सब बहुत से भी ज़्यादा था। उसे खुद भी हैरत होती थी अपने इस अछूते से नाम पर जो बकौल बीबी उन्होंने रखा था।
बीबी जिन्हें अली बेबी नहीं आती थी, बिस्तर मर्ग पर जब उनके अपने जिनके लिए उन्होंने सब किया था उन्हें भूल गए थे, सिवाय उस लड़की के जिसके रोशन वक्त को सिया करने में उनका बहुत अहम किरदार था। वो कांप गई थी। मुश्किल वक्त के लिए अपनी औलाद से छिपाया वो प्लॉट अनका को देते हुए उन्होंने उसे हर हकीकत भी थमा दी थी, और ये भी कि उसकी माँ अपने आखिरी लम्हात में उसे उस नाम से बुला रही थी, और उस कम नसीब के लिए वो बस इतना ही कर सकती थी कि उसकी बेटी को उसी के दिए नाम से पुकारती थी। और फिर तुम्हारा चेहरा, उसका चेहरा, उसके नक्श उनकी शाहीन के ही सांचे में ढाले गए थे, और फिर उसके घर में शाहीन की ये तस्वीर। वो माँ को माँ मानती थी इतने फख्र से कि उसकी तस्वीर अपने घर के मेहमान खाने में लगा रखी थी उसने। और फिर उसका पेशा, उसका नाम, जैसे अनका शाहनवाज की परवरिश शाहीना फरोज ने ही की हो। असल से चलते आए नेचर, और नेचर के मुकाबले में उस कहानी में नेचर जीता था। अनका शाहनवाज के डीएनए में था वो जो वो आज थी। मुझे 1 माह लगा यहाँ आने की हिम्मत करने में। 7 साल लगे थे तुम दोनों के बिछड़ने के गम से निकलने की कोशिश पर खुद को आमद करने में। अब भी सखर जाऊं तो कम से कम 4 दफ़ा तुम्हारी और शाहीन की कब्रों पर जाता हूँ। गैर आरामदेह तासुर के साथ वो उन्हें सुन रही थी। उसका बाप सामने बैठा उसे बता रहा था कि वो 33 सालों से उसकी कब्र पर फातिहा करता रहा है। वो उस शख्स को अच्छे बाप होने पर तमगे दे या खुद को इस कदर आरजा होने पर इल्ज़ाम। अब वहाँ एक कब्र मुराद की भी है, उसकी माँ की भी, अम्मा और अब्बा की भी। मैं तो बस प्यारों की कब्रों पर शमाएं जलाने को रह गया हूँ। और ऐसे में अगर मुझे पता चलता है कि तरबतों के इस कतार में एक खाली है, तो तुम बताओ मैं खुद को कैसे यहाँ आने से रोकता। वो अपने गम कह रहे थे। पिछले 33 सालों में वालिदैन आगे पीछे जा चुके थे। उनकी शरीके हयात जो उनकी माँ की भांजी थी, वो भी चंद साल कबल दिल के अर्जे के हाथों जिंदगी हार चुकी थी। उस साल वो कार हादसा उनसे उनका बड़ा बेटा भी छीन चुका था। अब सिर्फ छोटा बेटा उमर था जो तालीम के सिलसिले में मुल्क से बाहर होता था। वो खाली नहीं है, वहाँ आपकी बेटी ही दफन है। आप वहीं जाएं, फातिहा करें, शमाएं जलाएं। अनका शाहनवाज कह रही थी। कब्र तो वो थी अनका बहराम सोमरू की कब्र। तुम्हें देखकर लगता है तुम नाराज नहीं हो मुझसे, वो उसके चेहरे का मिकाने की पन पड़ते कह रहे थे। अजनबियों के लिए ऐसे जज्बात कौन रखता है। उसकी अजनबियत उनके रूह में छेद कर रही थी। मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मुरादिया उम्र में से कोई लो करे, सियासत में कैरियर बनाए। उन पर इतनी मेहनत करके भी मैं उन्हें वो नहीं बना पाया जैसा मैं चाहता था, जैसा तुम हो। वो अब अपने बेटों का जिक्र कर रहे थे। मुराद सोमरू, जिसका कार हादसे में मौत की खबर ने कुछ अरसे पहले उसे बहुत मस्तरब कर दिया था। न जाने क्यों, क्या तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई गुंजाइश नहीं निकलती। वो गोदा बन गए और आवाज़ को कासा हो जाने दिया। सेनेटर साहब, आप अच्छे से जानते हैं आपके पेशे में अचानक नमूदार हुई खुफिया औलाद को खबरों में क्या बनाकर पेश किया जाता है। आपका पता नहीं, पर मुझे मेरी सर्कल में तमाशा नहीं बनाना। वो उन्हें बहुत वाज़ेह बावर करा रही थी। उसे अब नहीं चाहिए थे ताल्लुकात और हवाले। उसने सीख लिया था उनके बिना जीना। उसे खौफ आता था अब उन सब से। सिर्फ यही बात है। वो समाज की किसी बात की परवाह करने वाली तो कहीं से भी नहीं लगती थी। नहीं, उसके अलावा भी मुझे आपसे कोई राब्ता ताल्लुक नहीं रखना। उसे अब समाज के अलावा भी किसी शय की परवाह नहीं रही थी। खुद भी तो तुमने वही किया। तुम भी तो अपनी बेटी से माफ़ी की उम्मीद रखती हो। फिर मैं कैसे गलत हूँ। वो एक और दलील ले आए। कोई गलत नहीं है, बस अब वक्त नहीं रहा। अब किसी को किसी की ज़रूरत नहीं रही। नफ़ी में सर हिलाते कहा। इस एक बात ने उसकी कितनी रातों की नींद निकली थी कि वो बहराम सोमरू को अपनी ज़िंदगी के लिए मौरद अल्ज़ाम ठहराते ठहराते खुद अतबा के लिए वही बन गई थी। बहराम सोमरू बनने से बेहतर था वो शाहिना फरोज बन जाती, ज़िंदगी हार जाती। रिश्ते ज़रूरत के मोहताज तो नहीं होते, और औलाद की ज़रूरत तो हर उम्र में होती है, खासकर उस उम्र में, वो भी एक बेटी की। उनकी नज़रों का महवर फ़कत अनका का चेहरा था। उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, वरना वो उसे कब का गले लगा चुके होते। आप अच्छे इंसान हैं, पर यह मुलाकात खुशगवार नहीं थी। मुझे आपसे दोबारा नहीं मिलना। उम्मीद है आप भी ये जहमत मजीद नहीं उठाएंगे। वो कतियत से कहती दरवाजे की सिमत देखने लगी। ये इशारा था कि वो अब जा सकते हैं। वो चंद में उसे आंखों में उम्मीद की बुझती लोस लिए देखते रहे और फिर उठकर खड़े हो गए। वो बैठी रही। कदम दरवाजे की सिमत बढ़ाने से पहले उसके सर पर हाथ रखा, जिस पर अनका ने बे इख्तियार सर उठाकर उन्हें देखा। उस लम्स का क्या करे वो अब।
कुछ सायते यूं ही गुजरे। उसके सर से हाथ उठाते उन्हें याद आया कि शाहीन किस कदर शौक से उन्हें उन बालों को छुट्टियों में गूंथना सिखाना चाहती थी। वक्त और हालात को इंसान की मासूम बेज़र ख्वाहिश पर भी रहम नहीं आता। कमरे की दहलीज पर वो कुछ सोच कर रुके। उसे मुड़कर देखा जो अब फिर सर झुकाए, घुटनों पर घोनियाँ टिकाए अपनी खाली हथेलियों में न जाने क्या तलाश कर रही थी। उसके पास उन्हें देने के लिए एक अलविदाई नज़र भी नहीं थी। तुम खुफिया रिश्तों के मंजर आम पर आने पर तमाशा बनने की बात कर रही थी। इस जिक्र से रहबर उस्मान याद आया मुझे। उन्होंने ये बात बस उसे कोई रद्द अमल देते देखने के लिए कही दी थी। उसने सर को चौंक कर उठाया था। आपने वाकई छानबीन कराई है? और फिर बेपरवाही से फीका सा मुस्कुराती हौले से सर झटका। पर आपकी तसल्ली के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि मैं आपको जवाबदेह नहीं हूँ। जुमला शुरू ऐसा हुआ कि वो सफाई देगी, पर आखिरी 6 अल्फाज नज़र मिलाए तो इतनी ठंडक से अदा हुए कि बहराम खुद को एक छोटा सा कहका लगाने से बाज नहीं रख पाए। जैसे 4 दहाइयों पहले शाहीन उन्हें बता रही थी कि भले ही तुम हुकूमती पार्टी के सरपरस्ती में तलबा यूनियन के सदर मुंतखब हुए हो, पर तुम्हारी मोहब्बत में मैं अपनी पार्टी और उसके लिए काम करना नहीं छोड़ूंगी। जुमले मुख्तलिफ थे, सियाको सबाक भी, पर वो चेहरे पर हर धर्म सी मजबूती। जुमले की अदायगी की काट उन्होंने कहा, सोचा था कि इस उम्र में आकर इतना सब खोकर उन्हें अचानक से उतना सब फिर मिल जाएगा। वो उससे मिलते रहना अब किसी की भी ख्वाहिश पर तर्क नहीं कर सकते थे। अच्छा आदमी है, ज़बान तेज़ है बस उसकी। रहबर की ज़ात पर सरसरी तबसरा करते दरअसल उसके इंतखाब पर अपनी गैर अहम रजामंदी ज़ाहिर करते वो दहलीज पार कर गए थे। और अनका से बेहतर कौन जानता था कि उसके अच्छे आदमी की ज़बान कितनी तेज़ है। उसने कभी नहीं सोचा था कि किस्मत में ये मुलाकात भी लिखी थी। वो जितना खुद को जज्बात से आरी ज़ाहिर करने में कामयाब होती थी, पर वो नहीं थी तैयार उस शख्स के साथ उस नौयत के मकालमे के लिए। दिल की इमारत के अंदरूनी दीवार पर एक साथ ढेरों दरारें पड़ी थी। तो ये हो गया हमारा 8th एपिसोड कंप्लीट। तो सिर्फ रहबर ने ही अपना बैकग्राउंड नहीं छुपाया था, अनका भी छुपा रही है, लेकिन मुझे बहराम की कोई गलती नहीं लग रही क्योंकि उसे मालूम ही नहीं था ये सब अनका की दादी ने किया था, तो इसलिए मुझे बहराम की कोई गलती नहीं लग रही है। तो अब देखते हैं कि कब पता चलता है दोनों को एक दूसरे के बारे में, लेकिन अब स्टोरी इंटरेस्टिंग हो रही है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना।